नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। देखिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम में नए नए तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एटॉमिक मॉडल से प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो इससे भी प्रश्न आने लगे हैं। तो प्रश्न जिससे नहीं आ रहा था और उससे पूछा जा रहा है, तो आगे उस शिफ्ट में आएगा। रदरफोर्ड मॉडल से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रदरफोर्ड मॉडल के बारे में सही है या कथन सत्य, इस तरह से क्वेश्चन उसके बारे में आया था। तो पूरा वो अच्छा क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल नहीं था। आपको बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल से जो है आपको नाभिक में प्रोटॉन की यानी कि नाभिक की खोज होती है। नाभिक की खोज का पता रदरफोर्ड के मॉडल से पता चला था। तो इससे आपके जो और मॉडल हैं टॉमसन के हो गए, बोर के होंगे, सारे हमने इसमें कंप्लीट रिवाइज कराए हैं। आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करना है, ठीक है ना। और बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि न्यू साइंस बैच आपका जो आने वाला बहुत जल्द, आज ही उसका क्लास मतलब आने वाला है। क्या क्या उसमें हम फैसिलिटीज देंगे, बाइलैंग्वेज रहेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिवाइज कैसे होगा, हर एक चीज़ जो आपका है अच्छे से हम प्रिपेयर आपको करवाएंगे। न्यू बैच जो हमारा आ रहा है, इसलिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम वगैरह जो भी है सारा ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको रिलेवेंट कंटेंट साइंस का छोटा छोटा वीडियो जो है मैंने बहुत दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम में रह रहा है, ठीक है ना। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये बोर के मॉडल, थॉमसन के और रदरफोर्ड के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं, इसी चीज़ को समझाने के लिए जे टॉमसन या थॉमसन बोलिए, टॉमसन बोलिए, एक ही बात है ना। टॉमसन थॉमसन सेम थिंग्स, नॉट डिफरेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। सो जे टॉमसन अदरवाइज जे थॉमसन सेम है। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल दिया था। प्रश्न आएगा कि सबसे फर्स्ट हु गिव फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, तो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन या टॉमसन बोलिए, बात है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। जे थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। परमाणु के भीतर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्यवस्थित हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए। तो देखते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे खत्म करेंगे, हर बारी कोई चीज़ का नहीं है। टॉमसन का परमाणु मॉडल समझते हैं। इसे तरबूज का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना कि टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इसका परमाणु मॉडल का जो अन्य नाम था, तरबूज का मॉडल भी कहा जाता था, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। क्यों कहा जाता था ऐसा, इसके बारे में समझेंगे हम, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। इसका मॉडल जो था, इसका मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। इसका मॉडल कैसा था? क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक देखें आप? नहीं देखे हैं, अभी पता चल जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज भी ले सकते हैं आप, जिसमें तरबूज का खाने वाला भाग धनावेशित और उसमें धसे काले बीज इलेक्ट्रॉन थे। नहीं समझ आया ना, समझते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, समझने का प्रयास करिए। ये जो मेरे भाई आपको यहाँ पर केक लिया गया, ये क्या है? एक मिनट, कलर में थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर क्या केक दिख रहा है? क्या केक दिख रहा है? ये आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्रिसमस केक इसका नाम है। केक समझिए, नॉर्मली क्रिसमस को हटाइए, सिर्फ आप केक समझिए। तो मेरे को बताइए केक में क्या होता है? अगर आप बढ़िया वाला केक कभी देखेंगे, उसमें क्या होता है? ऊपर ऊपर थोड़ा काजू किशमिश लगा दिया जाता है, मेवा टाइप का। मेवा समझते हैं ना, काजू किशमिश, छोहारा, पिस्ता बादाम, अखरोट, इस सबको मेवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो केक रहता है चारों तरफ, उसके ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एकदम थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इसमें मेवा दिख रहा होगा, छोटे छोटे दाने टाइप का आपको इसमें थोड़ा सा आपको मेवा दिख रहा होगा। तो ऐसा आखिर समझाना क्या चाह रहा है टॉमसन? क्या कहना चाह रहा है? परमाणु में कैसे व्यवस्थित है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस चीज़ के बारे में कैसे वो क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि प्रोटॉन जो होता है ना, देखिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक के अंदर। हालांकि नाभिक वर्ड अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये रदरफोर्ड का जब परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा पर नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और भी अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल समझिए आप कि परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए ना। तो फिलहाल आप यही समझिए, न्यूट्रॉन भी होते हैं, आगे चल के देखेंगे उनको भी। तो थॉमसन ने कहा कि जो क्रिसमस केक देख रहे हैं ना, उसमें देखिए क्रिसमस केक को आप परमाणु समझ लीजिए। थॉमसन क्या बोला है? क्रिसमस केक को आप परमाणु समझ लीजिए, और उस परमाणु में जो मेवा है ना, मेवा, वो मेवा जो आपका लगा है दाना दाना, वो मेवा आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि धंसा हुआ है। मेवा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो खाने वाला भाग है पूरा, ये वाला खाने वाला भाग, ये आपका प्रोटॉन हो गया, जो कि गोल गोल पूरा है। समझिए बात को। थॉमसन ने कहा कि क्रिसमस केक आपका परमाणु समझ लीजिए उसको। उसके बाद
उसमें जो आपका मेवा है दाना टाइप का, उस मेवा आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो खाने वाला भाग है पूरा केक का, ये गोल वाला भाग, वो आपका प्रोटॉन हो गया। यानी कि ये कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना प्रोटॉन में धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन में धंसे होता है। यही तो बोल रहा है ना, मेवा क्या है यहाँ पर, मेवा धंसा ही है। यहाँ पर मेवा क्या है, धंसा हुआ है पूरे खाने वाले भाग में। तो ये आपका थॉमसन कहना चाह रहा था कि प्रोटॉन के चारों सभी जगह प्रोटॉन, पूरा परमाणु जो है प्रोटॉन से बना होता है। क्योंकि देखिए ये पूरा परमाणु मान रहा है। अब ज़्यादातर क्या है, इसको अगर आप पूरा थॉमसन अगर इसको परमाणु मान रहा है पूरे को, तो ज़्यादा इसमें क्या है, मेवा तो कम ही है, ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन ही हो गया। खाने वाले भाग को प्रोटॉन बोल रहा है, तो ज़्यादातर प्रोटॉन ही हो गया, और उसमें जो धंसे हैं यानी मेवा, वो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यही बोला थॉमसन कि जो किसी को अगर आप जैसे क्रिसमस केक को अगर आप परमाणु समझते हैं, तो उसमें खाने वाला भाग उसका प्रोटॉन है और उसमें धंसे हुए हैं मेवा। सेम इसी तरह यहाँ तरबूज में भी ले लीजिए। तरबूज ये देखिए आप, तरबूज का खाने वाला भाग जो लाल वाला भाग आपका प्रोटॉन हो गया, और उसमें जो काले बीज हैं धंसे हुए, वो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए ना, ये कहना चाह रहे थे कौन, ये कहना चाह रहे थे आपका थॉमसन। यानी कि थॉमसन, एक बार फिर से बोलता हूँ क्या कहा, थॉमसन कहना चाह रहे थे पूरा परमाणु धनावेशित कणों से बना होता है। धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन, पहले ही बोल दिया है कि परमाणु में प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित। क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अंडरस्टैंड, ओके। सो थॉमसन ने कहा कि किसी भी परमाणु में धनावेशित कण चारों ओर फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। सेम यही तो मैच खा रहा है ना तरबूज के मॉडल में। तरबूज का खाने वाला भाग चारों तरफ है और उसमें बीज, काले वाले बीज उसमें धंसे हुए हैं। सेम थिंग कहना चाह रहा है यहाँ केक में भी, सेम कहना चाह रहा है। क्या समझ पाए आप? उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब पूरा निष्कर्ष निकालने, यहाँ देखिए दिखाया भी गया है। एटम मॉडल ये आपका है, इसमें देखिए जो लाल वाला पार्ट है, ये लाल वाला पार्ट देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाया गया माइनस वाला चार्ज, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए आप फाइनल पूरा थॉमसन ने क्या तर्क निकाला उसको समझते हैं। थॉमसन ने बोला कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, मैंने बोल दिया। अब इसे तरबूज ले लीजिए, पूरा तरबूज का खाने वाला भाग क्या हो गया, वो हो गया आपका प्रोटॉन यानी कि धनावेशित। तो यही बोल रहा है कि परमाणु जो है धनावेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, धंसे होते हैं। मैं कितना बार बोल दिया आपको, आगे पढ़ते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है समझते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान, परिमाण का मतलब हो गया वैल्यू, अंक समझ लीजिए, वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है, संख्या समझ लीजिए। परिमाण मतलब संख्या, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश संख्या में समान होंगे। यानी कि 5 गो अगर धनात्मक कण होगा तो 5 गो ऋणात्मक कण भी होगा, 5 गो प्रोटॉन होगा तो 5 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा। यही कहना चाह रहा है। अब भाई दोनों चार्ज अगर बराबर रहेंगे तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना, उदासीन हो जाएगा। तो वही कह रहा है, इसलिए परमाणु क्या होते हैं, वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक रूप से वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कौन, परमाणु। क्यों? क्योंकि भाई अगर 5 गो प्लस है 5 गो माइनस है तो दोनों न्यूट्रल ही हो जाएगा ना मेरे भाई, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मेरे भाई, आप इसमें देखिए, आप अगर आप गिनना चाहे तो इसमें देखिए क्या गो माइनस है, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 माइनस, और 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस, 6 माइनस, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, 6 प्रोटॉन दिखाया गया। अब जब दोनों चार्ज ही हैं, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज जब इक्वल है तो परमाणु क्या होंगे, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। समझ पाए ना बात को। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश, हाँ इतना ही, यानी कि ये 2 पॉइंट जो है थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें तर्क निकाल के इन्होंने 2 पॉइंट ये इन्होंने कहा। हालांकि इसकी कुछ बातें गलत भी हुई, वो आगे चल के देखेंगे। आगे चलकर देखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन, जो जे थॉमसन थे वो इंग्लैंड के थे और भौतिक शास्त्री, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो खोज क्या था ना, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कब दिया गया, तो 1906 में इसको नोबेल दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। थॉमसन ने क्या बोला था
कि परमाणु जो आपका है, परमाणु का पूरा भाग क्या है, धनावेशित होता है। परमाणु का पूरा भाग क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी कि पूरा परमाणु धनावेशित गोलों से धनावेशित गोला होता है। लेकिन ये बात जो है गलत साबित हो गई, रदरफोर्ड ने इसको गलत साबित किया। तो कैसे किया, इन चीज़ों को हम जो है अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने भी अपना एक क्या दे दिया, परमाणु मॉडल दे दिया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का अन्य नाम भी है, क्या नाम है, अल्फ़ा। रदरफोर्ड के अल्फ़ा कणों का प्रयोग, अल्फ़ा प्रकीर्णन का प्रयोग, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, एक सोने की पन्नी ली थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका डायरेक्ट चित्र के माध्यम से, फिर ये क्या कह रहा समझेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें कुछ इन्होंने, इसका ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो दिख रहा है इस तरह से कुछ इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट तैयार किया और देखा क्या क्या। सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं लेड बॉक्स। इसके अंदर से रेडियो एक्टिव पदार्थ को एमिट कराया गया। इसके अंदर क्या रखा गया था, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसमें जो लेड बॉक्स था, इसके अंदर एक छेद कर दिया गया, इसके अंदर एक होल बना दिया गया, ताकि जो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो आपका है वो क्या है, इससे बाहर निकल सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बाहर निकल चुका है। और इस तरह से ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है बैंड टाइप का, ये आपकी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यानी कि चमकीला, यानी कि चमक दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये चमक दिखाएगा, शाइनिंग दिखाएगा। कब शाइनिंग दिखाएगा, जब इस पर कोई अदृश्य इनविजिबल रेज इस पर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करने में मदद करेगा। ये जो इनविजिबल दिख रहा है आपको, ये ZnS जिंक सल्फाइड की बनी होती है। ये पूरा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्या क्या लिया था, समझ गए ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये हीलियम के नाभिक जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फ़ा कण, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा कण की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, लेड बॉक्स के अंदर क्या है, अल्फ़ा कण है। तो अल्फ़ा कण जो होता है ना, वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है। अल्फ़ा कण जो होता है हीलियम के नाभिक के क्या होता है, बराबर होता है। हीलियम के नाभिक धनावेशित होते हैं और आपके अल्फ़ा कण भी धनावेशित होते हैं, यानी कि इस पर अल्फ़ा कण पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और मास कितना होता है, 4u। कितना होता है, 4u होता है। अल्फ़ा कण का मास कितना होता है, 4u, क्योंकि हीलियम के नाभिक के बराबर है। और हीलियम के नाभिक का भी मास कितना होता है, 4u ही होता है। समझ गए ना बात को, तो और अच्छे समझते हैं। इन्होंने क्या लिया, इनसे यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्नी। सोने की पतली पन्नी ली थी। क्या ली थी इन्होंने, सोने की पतली पन्नी ली थी, सोने की पतली पन्नी ली थी। अब सोने की पतली पन्नी पर, इसी सोने की पतली पन्नी पर इससे जो है अल्फ़ा कणों का बमबारी कराया गया, यानी कि अल्फ़ा कणों से अटैक करवाया गया। किस पर, ये जो गोल्ड फॉइल था ना, सोने की पतली पन्नी, ये सोने की पतली पन्नी जो है लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। कितनी परमाणु के बराबर थी, 1000 परमाणुओं के बराबर थी। तो अल्फ़ा कणों का प्रहार करवाया गया इस सोने की पन्नी पर। तो हुआ क्या, जैसे ही प्रहार करवाया गया तो बहुत सारे अल्फ़ा कण जो बिल्कुल सीधे निकल गए, यानी कि गोल्ड फॉइल जो था इसको पार करते हुए, भेदते हुए बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कुछ अल्फ़ा कण ऐसे हुए सोने की पन्नी से डिफ्लेक्ट हो गए। और लगभग 12000 अल्फ़ा कण जब गुजारा गया, 12000 अल्फ़ा कण गुजारा गया, तो उनमें से एक अल्फ़ा कण ऐसे थे जो कि वापस जैसे गए थे वैसे आ गए। देखिए यहाँ पर, जैसे गए थे वो वैसे आ गए, इस तरह से गए और इस तरह से वापस वो आगे वापस आ गए। समझ गए ना। तो इस तरह का कुछ आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। अब इन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था उन सारी चीज़ों को अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ये पूरा मैंने लिखा हुआ, पढ़ते हैं इसको। अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, यही था आपका, यही था ना। रदरफोर्ड जानना चाहते थे, रदरफोर्ड क्या जानना चाहते थे, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। इसलिए इन्होंने अल्फ़ा कणों को सोने की पतली पन्नी पर एक प्रयोग किया, जिसे अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग भी कहा जाता है। चाहे आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोल लीजिए या आप बोल लीजिए अल्फ़ा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं।
और इसी से नाभि के मॉडल भी प्रस्तुत किया था, उनको अभी बाद में देखेंगे, पहले जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए अब, ठीक है ना। और आगे पढ़ते हैं। तो आपको भी क्या ध्यान रखना है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कणों का बमबारी करवाया, अटैक करवाया किस पर, सोने की पतली पन्नी पर। उसके बाद क्या रिजल्ट देखने को मिले वो मैंने आपको कुछ बताया है, रिजल्ट तो अभी मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ ये बताया क्या क्या हुआ था। अब देखिए, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। अब चूँकि सोना है उनमें क्या होता है आपका आघातवर्धीय, चूँकि सोना मेटल है ना, गोल्ड क्या है, मेटल है, तो उसमें क्या होता है ना कि आघातवर्धी मेलिएबिलिटी का क्या होता है, क्षमता होता है। तो उसको पीट कर हम गोल्ड को पतला कर सकते हैं, गोल्ड को क्या कर सकते हैं, पीट कर हम पतला कर सकते हैं। तो इसलिए सोने की पतली परत को हम लिए थे, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा लिया गया था। और सोने की जो ये पतली परत थी लगभग 1000 एटम के बराबर मोटी थी, समझ गए ना, वो बात मैंने आपको बोली थी। और आगे पढ़ते हैं, जो मैंने बोला वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, यानी कि 2 चार्ज पर होता है। ये धनावेशित होते हैं, मैंने आपको बोल ही दिया था, क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। अब चूँकि हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, और द्रव्यमान से कितना होता है इसका, 4u होता है, समझ गए ना। और अल्फा कण का भी इतना ही होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे आपका है, इसलिए तेज़ी से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। अब चूँकि उसका द्रव्यमान 4u है, कितना द्रव्यमान है, 4u है, तो अब द्रव्यमान कुछ ना कुछ है, तो तेज़ी से जब अल्फा कणों को गुजारेंगे तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। जब अल्फा कणों को हम गुजार रहे थे तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। सीधी सी बात है कि किसी भी कण को कोई कण गति करेगा तो उसमें क्या ऊर्जा होगा, बिना ऊर्जा के कोई भी कण कार्य नहीं कर सकता है, समझ गए ना बात को। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुमान यह लगाया गया था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में मौजूद अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, लेकिन कुछ और ही हुआ। यानी कि थॉमसन ने क्या कहा था, बात को समझिएगा ध्यान से, जो क्लास पहले वाला देखे हैं उसी को समझ आएगा। थॉमसन ने ये कहा था कि जो पूरा परमाणु है ना वो धनावेशित होता है, परमाणु में ज़्यादातर भाग क्या है, धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन जो उस धनावेशित वाले पार्ट में क्या है, धसे रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने यही अनुमान लगाया कि अल्फा कण को हम गुजार रहे हैं, अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे कण क्या होने चाहिए, डिफ्लेक्ट करने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव के पास पॉजिटिव जाएगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। ये इन्होंने गेस किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन देखने को कुछ और ही मिला, रिजल्ट कुछ और ही मिला, ठीक है ना। परिणाम देखिए क्या निकला, तेज़ गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने के पन्ने से सीधे निकल गए। देखिए वही यहाँ पर हुआ है ना, वही यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से समझिए बात को। यहाँ देखिए तो आप कि अल्फा कण को जैसे गुजारा गया, देखिए गुजारा गया, रास्ता बना गया, तो बहुत सारे अल्फा कण क्या हो गया, एकदम बिल्कुल सीधे निकल गए हैं, सोने की पन्नी को छेदते हुए भेदते हुए बिल्कुल सीधे निकल गए हैं, ठीक है ना। कुछ अल्फा कण छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं, समझ गए ना, वही सब चीज़ यहाँ पर जो है लिखा गया, ठीक है, वही सब चीज़ यहाँ पर क्या है लिखा गया। देखिए तेज़ गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए, यानी कि डिफ्लेक्ट दिखाया ना मैंने आपको, डिफ्लेक्ट हुए थे, दिखा ही दिया मैंने आपको डायग्राम में। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। यानी कि मैंने आपको बोला था उस समय कि बहुत सारे कण क्या हो गए, अल्फा कण से बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ कण छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए ना, इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए, विक्षेपित हो गए। और सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक साथियों, सरप्राइजिंगली 12,000 अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनमें से एक पार्टिकल्स क्या है, रिबाउंड हो गया। क्या हो गया, रिबाउंड हो गया, वापस आ गया, समझ गए ना। ये सारी चीज़ें जो है रदरफोर्ड ने नोटिस की, ये सारी चीज़ें किसने नोटिस की, रदरफोर्ड ने नोटिस की, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने अपना तर्क दिया था, उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, तर्क दिया था। अब देखिए ये 3 बातें इन्होंने देखी, कितनी बातें देखी, 3 बातें देखी जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। पहला कि जो तेज़ गति से जो मूव कर रहे थे मोस्ट ऑफ द अल्फा कन्स, वो क्या है, सोने की पन्नी को एकदम भेदते हुए सीधे निकल गए। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण जो थे, सम अल्फा पार्टिकल्स जो सोने की पन्नी थे ना उसके द्वारा एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, छोटे एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या है, वापस आ गया, रिबाउंड हो गया,
12,000 अल्फा कण पार्टिकल से एक कण क्या है वापस आ गया। ये 3 चीज़ें इन्होंने जो है नोटिस किया कि इन्होंने रदरफोर्ड ने, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सजाया था। अब इन्होंने तर्क क्या दिया, ये 3 परिणाम देखा, निष्कर्ष देखा, उसके बाद इन्होंने अपना तर्क क्या दिया उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, रदरफोर्ड के निम्न तर्क दिए गए परिणाम देखने के बाद ये तीनों परिणाम निकले थे। अब तर्क इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या दिया समझते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या खाली है। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए, थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने बोला था कि परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। थॉमसन ने क्या बोला था? परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है। मतलब ज़्यादातर परमाणु धनावेशित ही है, पूरा धनावेशित फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं। ये बात जे थॉमसन ने कही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो सारे अल्फा कणस क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में जाता है तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ देखने को मिला? बहुत सारे अल्फा कण क्या है, बिल्कुल सीधे निकल गए। तो इससे ये तर्क निकाला रदरफोर्ड ने कि परमाणु का पूरा भाग धनावेशित नहीं है। परमाणु का पूरा भाग धनावेशित नहीं है, परमाणु का क्या अधिकतर भाग खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। परमाणु का अधिकतर भाग क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या है, परमाणु का एम्प्टी है। इसलिए क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए क्योंकि एटम्स के बहुत सारे पार्ट्स क्या हैं, खाली हैं। समझ गए ना बात को? ये तर्क दिया इन्होंने। दूसरी बात कही, बहुत कम कण अपने रास्ते से भटकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु में धनावेशित वाला भाग बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पर बहुत कम कण अपने रास्ते से भटकते हैं। रास्ते से भटकने का मतलब क्या है? वही जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट कुछ पार्टिकल्स हुए थे ना, उसी की बात कर रहा है। जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे कुछ अल्फा पार्टिकल्स, उन्हीं की बात ये कर रहा है, जिससे यह पता चला कि परमाणु में धनावेशित वाला भाग बहुत कम है। अब देखिए, अगर धनावेशित वाला भाग बहुत ज़्यादा होता है तो सारे एंगल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल इससे सारे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव के पास जाता तो डिफ्लेक्ट होता, लेकिन कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए ना साइड, तो इसलिए बोला जाता है, ये इन्होंने रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु में धनावेशित वाला भाग बहुत कम है। ज़्यादा रहता तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता, चूँकि कम है इसीलिए कम डिफ्लेक्ट हुआ है। समझ गए ना? सीधी सी बात है, लॉजिक लगा सकते हैं आप भी। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। 180 डिग्री पर विक्षेपित का मतलब क्या हुआ कि वापस जो रिबाउंड हो गया था, प्रत्येक 12,000 कणों में से आपने देखा था एक कण वापस आया था, तो उसी की बात कर रहा है 180 डिग्री। समझ गए ना? जिससे यह पता चला कि सोने के परमाणु का पूरा धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में सीमित है। अब चूँकि 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ऐसे गया वापस ऐसे आ गया। तो चूँकि एक एंगल पर 180 बनता है ना, यहाँ देखिए, यहाँ समझ आएगा आपको अच्छे से। यहाँ देखिए आप अच्छे से, एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से गया आपका 12,000 अल्फा पार्टिकल से वापस एक अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वापस आ गया। यानी जैसे गया था वैसे ये वापस आ गया, जैसे गया था जैसे गया वैसे वापस आ गया। तो इसी लाइन पर हुआ, तो इस लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे ना कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। तो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ कि एकदम डायरेक्ट जो एक अल्फा कण जो है सीधे एकदम सेंटर पे पड़ा होगा, तभी उनका क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि डायरेक्ट जो है मास पर उसके पड़ा होगा, तभी वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि परमाणु का जो पूरा द्रव्यमान वाला भाग होता है छोटे से आयतन में सीमित है। मतलब छोटे से जगह में ही जो है परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है, ये कहने का बात कर रहा है। समझ गए ना? अगर पूरा जगह फैला रहता तब तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। समझ पा रहे हैं बात को? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो वही यहाँ पर साथियों जो है ये बोल रहा है कि जो परमाणु का जो है बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, यानी कि डिफ्लेक्ट हुए। इससे यह पता चला है कि सोने के परमाणु का पूरा धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम मात्रा में सीमित है, बहुत कम आयतन में वो फिक्स है। समझ गए ना बात को? चलिए, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। तो जो भी निष्कर्ष, ये तीन बातें इन्होंने कही परिणाम देखने के बाद। तो इसके बाद इन्होंने क्या दिया, इन्होंने और बोला कि रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की जो त्रिज्या है ना, नाभिक अब क्या होता है, नाभिक वही होता है जो उसमें छोटा वाला भाग है ना, जो छोटा वाला भाग है जिसमें पूरा द्रव्यमान सीमित है, उसी को नाभिक बोला गया।
उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो पूरा एक परमाणु का द्रव्यमान का निर्माण करते हैं। एक परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं जो कि बहुत ही छोटे आयतन में होते हैं, छोटे आयतन में सीमित होते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है परमाणु का, तो उसी को नाभिक कहा गया। छोटे वाला पार्ट जो केंद्र में एकदम रहता है, समझ गए ना। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। तो ये आपको रिमेंबरिंग करने वाला चीज़ है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। मतलब ये सब जो पूरा इन्होंने दिया, इसके आधार पर इन्होंने नाभिक के मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल दिया अपने परमाणु का, किसने, रदरफोर्ड ने। इसलिए नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है। क्वेश्चन पूछेगा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड को आंसर जाता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की परमाणु में, समझ गए ना। चलिए, परमाणु का केंद्र, अब देखिए नाभिकीय मॉडल जो इन्होंने दिया क्या क्या का, उसको सुनते हैं। परमाणु का केंद्र क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। जैसे कोई परमाणु है, इसका केंद्र क्या होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए धनावेशित होता है। पूरा भाग धनावेशित नहीं होता है। थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा भाग धनावेशित होता है, लेकिन पूरा भाग धनावेशित नहीं होता है। पूरा भाग धनावेशित होता है तो अल्फा कणों को जो हम गुजारे थे, सारा अल्फा कण डिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ना, इसलिए पूरा भाग धनावेशित नहीं होता है, सिर्फ नाभिक धनावेशित होता है परमाणु का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है निश्चित आप हटा लीजिएगा, ठीक है ना। निश्चित यहाँ पर नहीं होगा, अगर आप नोट से आपके पास तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। निश्चित नहीं होगा, यहाँ लिखिएगा वृत्ताकार, क्या लिखिएगा, वृत्ताकार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वृत्ताकार इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते, ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाया था, ये बात नील्स बोर ने कही थी। लेकिन रदरफोर्ड, अभी हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। निश्चित वर्ड रदरफोर्ड ने नहीं बोला था, निश्चित वर्ड नील्स बोर ने बोला था। तो इस बात को थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने हो सकता है अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, अभी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बात रदरफोर्ड ने कही थी। तो जिसके पास भी नोट्स है, इसको वृत्ताकार कर लेना है, वहाँ पर थोड़ा सा कट करके, ठीक है ना, कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है मिस्टेक, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए ये बात तो इन्होंने कह दी। फिर नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, यानी कि नाभिक का जो आकार होता है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसकी बातें गलत हो गई थी यहाँ पर। ये बात जो कही रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। देखिए, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं भाई, निश्चित कक्षा में इसको बोलना चाहिए था रदरफोर्ड को, लेकिन इन्होंने क्या बोला था, वृत्ताकार, समझ गए ना। तो इन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर आए थे। कौन आए थे, नील्स बोर आए थे। तो अगर आपको पूछ दे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, तो रदरफोर्ड ने कहा था नाभिक के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में, यानी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, जो कि नील्स बोर ने गलत साबित कर दिया। समझ गए ना बात को। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। रदरफोर्ड को 1908 में नाभिक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा था। इस बात को ध्यान रखना है। 1908 में नाभिक की खोज के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था रदरफोर्ड को, और रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत वर्क किया है रदरफोर्ड ने। समझ गए ना। चलिए, तो आई होप कि साथियों इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां उसकी वही हो गई जो मैंने आपको बोली दिया कि इसकी मुख्य कमियां यह थी कि ये परमाणु के अस्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि एक ये समझिए कि एक बैंड होता है, एक पट्ट होता है, समझ गए ना, जो कि किसी ऊर्जा की आवृत्तियों को दिखाता है, ठीक है ना। इस तरह का ये आपका स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं इसको, इसकी मुख्य कमी क्या थी कि ये परमाणु के अस्थायित्व को नहीं बता पाए। यहाँ पर जो देखिए, जो यहाँ पर ये बोला है
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यहाँ पर क्या होगा, वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने, जो कि गलत हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स में, कि कोई भी पार्टिकल्स अगर वृत्ताकार रूप में गति करेगा ना, तो वो अपने में से क्या करता है, ऊर्जा की हानि करता है। अपने में से वो क्या करता है, ऊर्जा की हानि करता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उनसे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का क्या होगा, हानि होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उनसे ऊर्जा की हानि होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी ऊर्जा की हानि हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी ऊर्जा नहीं बचेगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। जब नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में पहले से कौन है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, और प्लस माइनस मिल जाएगा तो क्या होगा, उदासीन बन जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु क्या होते हैं, परमाणु का तो अस्तित्व होता है ना, परमाणु का अस्तित्व होता है। तो यही बात जो है रदरफोर्ड नहीं समझा सके, जो कि नील्स बोर ने समझाया। समझ पाए क्या बात को, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं, नील्स बोर ने इसको गलत साबित कर दिया। अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटेगा तो परमाणु का अस्थायित्व संभव नहीं है, यानी कि अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन हम तो जानते हैं कि परमाणु का अस्तित्व होता है। इसी बात को नील्स बोर ने दूर किया, मतलब इसी कमी, रदरफोर्ड के इसी कमी को नील्स बोर ने दूर किया। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोर का परमाणुक मॉडल। बोर का परमाणुक मॉडल क्या है कि रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित बातें कही। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी कि देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्ताकार पाथ में, वृत्ताकार रास्ते में चक्कर काटते हैं या चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी, और एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमाणु का तो अस्तित्व होता है। तो नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में, उनकी एक फिक्स कक्षा होती है। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि जैसे मन तैसे वृत्त के चारों ओर चक्कर काट रहे, नहीं, निश्चित कक्षा होती है, और उस निश्चित कक्षा में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी ऊर्जा होती है कि उसी ऊर्जा में वो क्या है, चारों तरफ घूमते रहे, कभी भी नाभिक में ना गिरे। ये बात किसने कही, ये आपके नील्स बोर ने कही। समझाया बात को अच्छी तरह से, समझ गए ना बात को। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। या मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, मतलब उन कक्षा में जो चक्कर लगाएंगे विविक्त कक्षा में, तो उनकी ऊर्जा का हानि नहीं होगा। समझ गए ना बात को। विविक्त कक्षाओं को या कोषों को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को चित्र में देखिए, यहाँ पर देखिए आप, इस चित्र को देखिए आप, इसमें देखिए विविक्त कक्षा को दिखाया गया। इसमें देखिए आपको कितना कक्षा दिख रहा है, तो बोलेगा 4 कक्षा। कैसे, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा और ये 4 कक्षा। 4 कक्षा दिख रहा है, और ये बीच में गोल वाला दिख रहा है, उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक को कक्षा में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नाभिक को कक्षा में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4 कक्षा टोटल इसमें दिखाया गया। तो मान चलिए कि इस वाले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इस वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों, ये नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या घूमेगा, नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमता रहेगा। समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमता रहेगा। तो इन्होंने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि वृत्ताकार पाथ में चक्कर काटते हैं, लेकिन नहीं, वृत्ताकार पाथ में अगर चक्कर काटेंगे तो उनमें क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी, और एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा रहेगा ही नहीं रहेगा, तो वो नाभिक में गिर जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, परमाणु का नष्ट होना संभव है ही नहीं। तो नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक फिक्स कक्षा में चक्कर काटते हैं। जैसे मान चलिए इस वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल ऊर्जा होती है। इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, स्पेशल ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा में ये क्या होते हैं साथियों, इसमें ऊर्जा की इनकी क्या होती है, हानि नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटेंगे नाभिक के चारों ओर,
तो इनमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ठीक है ना। ये बात किसने कही थी? नील्स बोर ने कही थी। जैसे ये वाला कक्षा ले लीजिए, तो इस वाली कक्षा में भी जो है, मान चलिए इस वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहेंगे, तो उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होगी, समझ गए ना, क्योंकि इसमें ऊर्जा अपना इसका दिया रहता है। ये बात किसने कही थी? नील्स बोर ने कही थी। सभी कक्षा में ऐसा ही रूल होगा, समझ गए ना बात को। और यहाँ पर साथियों पहले कक्षा को के से दिखाया जाता है। ये जो कक्षा दिख रहा है आपको, इसको के से दिखाया जाता है। कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो कक्षा है उसको साथियों एल से यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। यहाँ देखिए दिखाया गया, मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ देख लीजिए आप। जो पहला वाला कक्षा है उसको के से दिखाया गया है, उसके लिए एन का मान 1 लेते हैं। दूसरा वाला कक्षा को एल से दिखाया जाता है, तीसरा वाला को एम से, चौथे वाले को एन से दिखाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, के एल एम एन, ये कक्षा के नाम है। के मतलब पहला कक्षा, एल मतलब सेकंड कक्षा, एम मतलब थर्ड कक्षा, एन मतलब फोर्थ कक्षा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एन दिया गया, के लिए एन का मान 1 लेंगे, एल के लिए एन का मान 2 लेंगे, एम के लिए एन का मान 3 लेंगे, एन के लिए 4 लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये हमें ये भी बताता है कि किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके लिए बोर बरी के कुछ नियम दिए गए हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आप चीज़ें साथियों जो नील्स बोर ने बोला था वो चीज़ें आप समझ गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षाएँ के एल एम एन है, ये सिर्फ मैंने आपको बोल ही दिया है। अलग अलग कक्षाओं में आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, मतलब जैसे मान चलिए यहाँ पर ये कक्षा है, ये कक्षा है आपका, जैसे के कक्षा है, एल कक्षा है, एम कक्षा है, एन कक्षा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे हम जानेंगे? तो इसके लिए क्या है साथियों, कुछ नियम दिए गए हैं। तो इनके लिए क्या है, बोर और बरी के कुछ नियम दिए गए हैं। इनके लिए क्या दिए हैं, बोर और बरी के कुछ नियम हैं। किसी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है ना, वो कितनी होगी, 2n² होगी। कोई भी ऑर्बिट है, चाहे के हो, एल हो, एम हो, एन हो, तो किसी कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उसके लिए 2n² फॉर्मूला है। जहाँ n का मतलब क्या है, 1 है। n का मतलब क्या है, 1। n का वैल्यू 1 ले सकते हैं और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है आपका। प्रथम कक्ष के में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्ष एन में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, 2n²। जैसे मान चलेगा, जैसे आपको बोल दिया कि के कक्षा में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, के में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला 2n²। अब चूँकि के है तो के लिए n का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब n का वैल्यू इसमें 1 पुट करिए तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे आपको पूछ लेगा l के लिए, तो l के लिए n का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो इससे आप आसानी से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। समझ गए ना बात।